हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स की एक चेन है। 198 टेस्ट, 59 प्रोफाइल्स ऑफ टेस्ट ये कंपनी करती है। 466 शहरों में देश भर में इस कंपनी की प्रेजेंस है। आईपीओ आज खुला है शुक्रवार, यानी कि 29 अप्रैल को जाके बंद होगा। 420 से 446 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 33 शेयरों का लॉट साइज है। तो अगर आप मैक्सिमम लिमिट 2 लाख तक सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप 13 लॉट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 करोड़ के आसपास शेयर्स ऑन ऑफर हैं और ये कंपनी 450 से 477 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है इस मार्केट से। इस कंपनी के चेयरमैन, सीईओ और एमडी मिस्टर ए वेलुमनी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। पहले तो मैं देख रहा था आप कंपनी के प्रमोटर हैं, चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। वन मैन आर्मी आप ही हैं क्या इस कंपनी की? ऐसे तो जो भी एंटरप्रेन्योर फर्स्ट टाइम बिजनेस में उतरते हैं उनको सभी कुछ तो करना है। और धीरे धीरे करके मैं पैथोलॉजिस्ट भी था, साइंटिस्ट भी था, अभी कम से कम एक एंटरप्रेन्योर हूं तो ये रोल निभाना। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, आप एक साइंटिफिक ऑफिसर थे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 12 साल तक। उसके बाद फिर आपने इस कंपनी, डायग्नोस्टिक कंपनी की शुरुआत करी। कहां से ये मूव, कैसे सोचा, वहां से यहाँ शिफ्ट कैसे? ऐसा तो जिंदगी में हम जो चाहते हैं होते नहीं है, जो होते हैं हम कभी नहीं थे क्या? हम चाहते नहीं थे। ऐसा तो मुझे बिजनेस करने के लिए कुछ प्लान भी नहीं था। ऐसा फीलिंग हुआ कि थायराइड टेस्ट के लिए मार्केट बड़े हैं। थायराइड टेस्टिंग में मैं पीएचडी किया था। तो मुझे लगा कि अगर इस बिजनेस में पैसा है तो सीरियसली क्यों नहीं उतरे। तो वैसा अचानक उतरे और जो भी बिजनेस में मैं सीखा हूं इस बिजनेस में अंदर आने के बाद ही सीखा। इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो फिर आप बिजनेस समझाएं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक चेन है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। आसान शब्दों में बिजनेस मॉडल समझा सकें पहले तो हमारे दर्शकों को। ऐसा है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, 2 तरीका की होती है। एक डिजीजेस, अनदर इज डिसऑर्डर। डिजीजेस जो होते हैं बुखार देती हैं, दर्द देती हैं और जल्दी निवारण चाहिए। जो डिसऑर्डर्स जो होते हैं शायद जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। तो ये डिसऑर्डर्स को बोलते हैं क्रॉनिक इलनेस। डिजीजेस को बोलते हैं अक्यूट इलनेस। तो मैंने तो चुना डिसऑर्डर में काम करूं। थायराइड एक डिसऑर्डर है, 1.5% पॉपुलेशन के लिए ये डिसऑर्डर होती है। ज्यादातर विमेन, 5 पेशेंट में 4 लोग विमेन होते हैं। तो डायग्नोस्टिक में डिसीज और डिसऑर्डर के लिए टेस्ट होते हैं। आपने डिसऑर्डर को चुना है। कंपनी स्पेसिफिकली वही फोकस करती है, डिसीज से कोई लेना नहीं था। 1-2% के ऊपर नहीं है। इधर ही 95% ऑफ बिजनेस है। और अगर आपको और समझाना है, पैथोलॉजी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है और पैथोलॉजी होता है। पैथोलॉजी के अंदर इसमें मैं सिर्फ बायोकेमिस्ट्री करता हूं। मैं पहला वाला ज्यादा अच्छा समझ गया कि डिसऑर्डर के कामकाज में ही कंपनी। अच्छा, हब एंड स्पोक मॉडल है इस कंपनी का। मैं पढ़ रहा था नवी मुंबई में आपका मेरे ख्याल से वो सेंट्रल प्रोसेसिंग लेबोरेटरी है। अब तो 5 जगह आपने रीजनल रिसर्च लेबोरेटरीज खड़ी कर दी हैं। लास्ट वो भोपाल में आपने शुरू करी थी। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल कैसे वर्क करता है इस कंपनी का, और बाकी क्या पूरा फ्रेंचाइजी बेस्ड है? ऐसा तो टिल जनवरी 2015, 1 साल पहले तक हम पूरा हिंदुस्तान के लिए एक ही लेबोरेटरी रखा था। एक ही लेबोरेटरी जो मुंबई में था, उधर एंटायर कंट्री का बिलियन पॉपुलेशन की बिजनेस इधर ही पहुंचती थी। फिर मुझे लगा टेक्नोलॉजी तो गांव गांव जाती है, एक ही जगह में बिजनेस नहीं लॉन्ग टाइम में जमेगा। सो हम 5 लेबोरेटरी अभी 5 शहरों में चालू की है। तो ये 25 लेबोरेटरी बनेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जितना स्टेट्स है, बड़ी स्टेट्स है, सब में एक स्सेंटर चाहिए। तो थोड़ा नजदीक जा रहा हूं मार्केट की, जो कस्टमर की। तो अभी 5 हैं, 25 तक ले जाने की योजना है। अगला बैंगलोर में आने की बात की, कब तक वो एस्टैब्लिश होने वाला है? ऐसा तो ये बाकी जो 20 है 24 महीना में बैठेंगे। 20 से 24 महीने में सारे सेंटर्स अप एंड रनिंग होंगे? रनिंग होंगे। अच्छा, ये जो ऑफर आया है इसमें एक पी इन्वेस्टर एग्जिट कर या पार्शली एग्जिट करना चाहता है, सीएक्स पार्टनर्स, उनका ऑफलोडिंग होगी और कुछ प्रमोटर्स उसमें अपना एक ही टका मिनिस्क्यूल, 1% के आसपास, लेकिन वो प्रमोटर्स ऑफलोड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरा ऑफर फॉर सेल है, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आने वाला। अब आप इतने तगड़े केपिक्स की बात कर रहे हैं, 20 और रीजनल रिसर्च लेबोरेटरीज आने वाली हैं, ये क्या पूरा इंटरनल एक्रूवल से फंड हो जाएगा? आपको बाजार से पैसे की कोई जरूरत नहीं थी इस फंडिंग के लिए? इस कंपनी का 2 इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो लास्ट 10 साल से कम 60-70 करोड़ बैलेंस शीट में पड़ा ही था। अभी क्या हाल है बैलेंस शीट का? 70 करोड़ का कैश है। और एक डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी 20 साल से डेट ही नहीं लेगा। ओह ग्रेट, ओके। सो इंटरनल अक्रूवल से ये लेबोरेटरीज बन जाएंगे। ओके,
तो इंटरनल एक्रूवल्स के जरिए और बैलेंस शीट पे 70-71 करोड़ रुपए के आसपास का कैश है, तो उससे इस्तेमाल हो जाएगा। ये जो ओएफएस है, जो पैसा पूरा उठाने वाली कंपनी, ये सब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास ये पैसा जाएगा, वो अपना पार्शियल स्टेक यहां पे बेचते हुए नजर आएंगे। एक तो सीएक्स पार्टनर एग्जिट कर रहा है या फिर पार्शियली एग्जिट कर रहा है, एनवीपी और समारा कैपिटल्स का भी स्टेक है शायद आपकी कंपनी में, वो जस के तस बने रहेंगे। अब वो लोग सब बने रहेंगे। ओके, अच्छा, ये जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है, पहले आप इसके बारे में समझाएं। ये तो हमें पता है कि बहुत मिनिस्क्यूल पार्ट है हमारी जीडीपी का। ये डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, किस दर से ग्रो कर रही है, और उसमें भी खास तौर पे जो पैन इंडिया प्रेजेंस वाले प्लेयर्स हैं, इन्होंने किस हद तक मार्केट शेयर कॉर्नर करा है? ऐसा तो मार्केट के अंदाज सचमुच कोई बोल ही नहीं सकता है। ये गेस्टिमेट है। गेस्टिमेट क्या कहता है? गेस्टिमेट कहता है इट कुड बी समवेयर लाइक 30,000 crores per annum as of today. ओके, But only 20% is organized market. ओके, Remaining 80% is unorganized market. हमारी लड़ाई ऑर्गेनाइज प्लेयर के अंदर नहीं है, हमारी लड़ाई अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के साथ। तो हमारी ग्रोथ तो बेहतर है। आजकल पेशेंट ब्रांड कॉन्शियस बनता है, तो थोड़ा कंफर्ट लेवल है, ग्रो हो रहा है। इन इंडिया जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है 16 से 18% तक हर साल ग्रो होएगा। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स 22 ±3%। टॉप 25 players will grow 30 ±5%. तो 20 से 30% के आसपास की ग्रोथ इस इंडस्ट्री में देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मैं आपके नंबर्स भी देख रहा था, FY11 से FY15 तक बिक्री में 23% साल दर साल, एबिटा में 20%, मुनाफे में 18% के आसपास की ग्रोथ आपने दिखाई है। आगे भी कॉन्फिडेंट है इस तरह की ग्रोथ मेंटेन कर पाएगी कंपनी? ऑल ओवर कॉम्पिटिटर, हमारी जो भी कॉम्पिटिटर्स है सभी का भी बैलेंस शीट बेहतर है। तो इस इंडस्ट्री में हम 4 ही लोग बड़े लोग हैं। इसमें तो कम से कम 15-20 लोग बड़े लोग आराम से पैसा बना सकता है, बिजनेस चला सकता है और बिजनेस इंडस्ट्री को कंसोलिडेट कर सकता है। आम आदमी को शायद इससे ज्यादा पैसा कभी भरना नहीं पड़ेगा। प्राइसेस विल कम डाउन। ओह, इंटरेस्टिंग। अब मैं वहीं पे आना चाहता हूं जी। आपने 4 बड़े प्लेयर्स की बात करी, उन चारों प्लेयर्स का मैं डेटा देख रहा था। आपकी कंपनी मार्जिन्स के फ्रंट पे स्टैंड आउट करती है। बाकी प्लेयर्स के मार्जिन शायद 18 से 28% के आसपास के, आप 40% प्लस के मार्जिन क्लॉक करते हैं इस ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में। कैसे मैनेज कर रहे हैं? ऐसा है, बिजनेस मॉडल डिफरेंट है। मैंने बताया मैं बायोकेमिस्ट्री कर रहा हूं, बाकी लोग पैथोलॉजी कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री में बेटर मार्जिन्स है, स्केलेबल है। बाकी लोग क्यों स्पेस में नहीं उतर रहे? ऐसा तो उनका भी मेजर बिजनेस इधर से ही आते हैं। तो वो लोग बाकी भी करना चाहते हैं तो बाकी भी कर रहे हैं। आपकी ऐसी कोई योजना नहीं कि बाकी में उतरे डिसीजेस की तरफ आपको इसमें एक चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। वो लोग B2C बिजनेस में उतरा, मैंने सीधा B2B बिजनेस में उतरा। मेरा जो क्लाइंट्स है हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरीज। सो ये जो B2B बिजनेस है इसमें फ्रंट एंड नहीं होती। तो आपका क्लाइंट इंटरफेस बिल्कुल नहीं है, कस्टमर इंटरफेस बिल्कुल नहीं। आपकी 15% क्या? 85% मेरा B2B है। बाद में कॉम्पिटिटर्स भी B2B में आए हैं, उनका भी 65% अभी B2B है। B2B नहीं होता है तो वॉल्यूम नहीं होती, वॉल्यूम नहीं होता है तो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी में दिक्कत अब ये मार्जिन आपकी जो यूएसपी है वो मेरे लिए सबसे बड़ी कंसर्न है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब एक डर है कि क्या इतने एलिवेटेड लेवल्स पे मार्जिन जस के तस बने रहेंगे। पहले डर का वजह यह है कि आपने FY15 में भी प्राइसेस में कटौती करी थी, मेरे ख्याल से थायराइड टेस्ट के प्राइसेस काटे थे। क्या फर्दर टेस्ट आपने खुद कहा प्राइसेस इवेंचुअली हैव टू कम डाउन, कंपटीशन बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो ये मार्जिन्स क्या वाकई 40% प्लस लेवल से आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे? मार्जिन्स में अब हम आगे चलते हुए कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ देखेंगे। ये मार्जिन को कम करना है, कम होने नहीं देना है, कम करना है। ये इसीलिए कम करना है जब एक ग्रोथ की चैलेंज आ जाते हैं तो इसमें थोड़ा प्रॉफिट की सैक्रिफाइस करके ग्रोथ पकड़ सकते हैं। जब तक 30% ग्रोथ मिल जाते हैं तो सैक्रिफाइस करना जरूरत नहीं। तो ये बताएं, आप कह रहे हैं ग्रोथ के लिए मार्जिन्स को शायद सरेंडर करना पड़े या मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो फिर किस लेवल्स के आसपास एज ए प्रमोटर आप कंफर्टेबल है मार्जिन्स को लेकर? आइडियल एबिटा मार्जिन्स 25% ओनली। 40 प्लस है, 25% पे इवेंचुअली एबिटा मार्जिन जाते हुए होनी चाहिए। ये मैं 10 साल में जाता हूं या 5 साल में जाता हूं, मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, मार्केट डिक्टेट करेगी। अच्छा, FY15 के नंबर्स और इस साल के 9 महीने के नंबर्स ये आपने अपने RHP में दे रखे हैं, तो उस पर हम बातचीत कर सकते हैं। इसमें लगातार कमजोरी है। FY15 में मार्जिन 520 बेसिस पॉइंट गिरे, 9 मंथ के मार्जिन भी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। तो जो 48% के मार्जिन से वो गिर के 42% पे आ गए। ये आपने कंसिडर्ड कॉल लिया था ये मार्जिन से कॉन्ट्रैक्शन का, या फिर पास करने में कॉस्ट दिक्कतें हुई? आपने बताया, मैंने थायराइड रेट गिराया, तो थायराइड रेट गिराया तो थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी तो गिरेगा। लेकिन ये जो केपेक्स भी बढ़ना है,
जिसको आप इंटरनली फंड करने वाले, तो मैं इवेंचुअली मानूं कि मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन आनी है। बिजनेस में कैपेक्स था ही नहीं, थोड़ा कुछ तो डालनी चाहिए। हाँ। ये बिजनेस तो लगभग ऐसा बिजनेस आईटी बिजनेस में भी इतना आसान नहीं होती है। लेबोरेटरी बिजनेस मोस्ट टेम्पटिंग बिकॉज इसमें कैपेक्स एकदम कम है। तो अगर मैं मार्जिन्स मान लूं 25%, ग्रोथ ऑलरेडी आप 20 से 25% कर रहे थे, ग्रोथ में कितना इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है? ऐसा तो मार्केट में कंपटीशन क्या होती है, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है, वॉल्यूम कितना मिलती है, इन्वेस्टर कितना चाहता है, इसके अनुसार होएगा। लेकिन जब प्रॉफिट कम किया जाती है, ग्रोथ जरूर बढ़ेगा। ओके, अच्छा सर, मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद मुझे कुछ कंसर्न्स हैं जो तमाम ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आनी थी, उसमें हाईलाइटेड थे, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर आपसे क्लैरिफिकेशन मांगूंगा। मैनेजमेंट से बातचीत जारी रहेगी और उसके बाद एंजल ब्रोकिंग के एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगी। ये टेक्नोलॉजी, जिस कंपनी का आईपीओ आज से खुला है, इस कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर ए वेलुमनी साहब मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। सर, एक सब्सिडरी है आपकी मॉलिक्यूलर इमेजिंग सेंटर जो चलाती है, न्यूक्लियर हेल्थ केयर, जिसके नई दिल्ली, नवी मुंबई, हैदराबाद में सेंटर्स हैं। वो मेरे ख्याल से इस समय हालांकि ग्रोथ तगड़ी दिखा रही है, लेकिन लॉस मेकिंग एंटिटी है। कब तक ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी? इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्ट करूं प्रॉफिटेबल एंटिटी होगी वो? मैं हिंदी में समझाता हूं। बिजनेस जब भी करते हैं, दो तरीका की बिजनेस है। हाँ, अभी इन्वेस्टमेंट फेज में है वो, ऐसा कहना चाहता हूं। एक बनाना बिजनेस है, हर साल में जल्दी आ जाती है। दूसरा कोकोनट बिजनेस है, 7 साल कुछ नहीं मिलता है, पोता भी खाता है। तो ये न्यूक्लियर का बिजनेस है, जल्दी रिजल्ट नहीं देगा। प्रॉफिटेबल कब तक होगा? ये 24th मंथ ऑफ ऑपरेशन ईच स्कैनर विल बिकम प्रॉफिटेबल। तो अभी इस क्वार्टर में इट इज अ पैट पॉजिटिव। अच्छा, सेंट्रल प्रोसेसिंग लैब, रीजनल रिसर्च लैब्स आपकी खुद की हैं, बाकी फ्रेंचाइजी मॉडल पे कंपनी ऑपरेट करती है, तो कैपिटल इंटेंसिव मॉडल आपका है नहीं। अभी फ्रेंचाइजीज के साथ क्या शेयरिंग रेशियो होता है आपका? ऐसा तो इस बिजनेस में मैं शायद फ्रेंचाइजी को बिगाड़ चुका हूं, कलेक्शन सेंटर को बिगाड़ चुका हूं। बाकी लोग सब 20-25% देते थे, मैं 50% दे डालता हूं। 50% के आसपास का शेयर। अच्छा, एक कंसर्न और जी, कई कहा जाता है कई सारे हॉस्पिटल्स आपके टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, तो कुछ ब्रोकरेजेस मानती हैं देयर इज अ लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। ऐसा कुछ दिक्कत? ये 20 साल की स्टोरी है। पहले 5 साल में बहुत सारे चीज आई थी। आदमी इतना सस्ता बिजनेस कर रहे हैं तो शायद बिजनेस करता नहीं रहेगा। I think completely market has accepted, except some who have their own facilities. If I am doing at a lesser cost, they have to talk something. कुछ ना कुछ बुरा बात करनी चाहिए। तो ये तो जारी रहेगा। एक पिरामिड ले लीजिएगा लेबोरेटरी का, 1/3 ऑफ द टॉप ऑफ द पिरामिड मेरा गाली देते हैं, बाकी 2/3 मेरा तारीफ करते हैं। अच्छा, लास्ट एक और, क्योंकि कंसर्न्स थी तो एक लास्ट कंसर्न मैंने शुरुआत करी थी, आप एक वन मैन आर्मी है जी हाँ। लास्ट सवाल वही एक कंसर्न बन के उभरता है कि देयर इज अ लैक ऑफ सक्सेशन प्लानिंग, आपके बाद क्या, तो वो दिक्कत की बात है। मेरा कंसर्न, आई थिंक व्हाट हैपेंस इज people start doubting whether Velumani has become very old and there is nobody else. मेरा 2 बच्चे हैं 27 and 25। So there is no problem with the succession plan. Succession, मेरा मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। I have 750 people and all 750 I am the first employer. मेरा जनरल मैनेजर आज 15 साल मेरे साथ काम कर रहा है। Everybody is eligible to become a CEO. This business is an autopilot mode. कुछ कंसर्न से तो हाईलाइट कर रहा था, आपने बाखूबी उनका जवाब दिया। वेलुमनी साहब, बहुत धन्यवाद सीधी आवाज के लिए, आज वक्त निकालने के लिए। लेकिन ये आईपीओ जिसके मैनेजमेंट से हमने डिटेल में चर्चा करी, इस कंपनी के बारे में निवेश के लिहाज से कैसा है, क्या सब्सक्राइब करूं? इस ब्रेक के बाद जानेंगे।